मित्रों, आज हम रेडियो एक्टिव 6 पर बात करेंगे। साथ ही सोडी फजान या रदरफोर्ड सोडी के नियमों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम, जिससे हम न्यूमेरिकल हल करेंगे, सवाल करेंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहले तो जान लें हम लोग रेडियो एक्टिव 6 क्या है। हम सभी लोग जानते हैं कि जब किसी भी परमाणु से के नाभिक से अल्फ़ा, बीटा या गामा किरणें निकलती हैं, अल्फ़ा कण, बीटा कण या गामा किरणें निकलती हैं, तो उस दौरान नाभिक में अल्फ़ा कण निकलने पर 2 परमाणु क्रमांक की कमी एवं बीटा निकलने पर 1 परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, मतलब अल्फ़ा कण निकला तो 2 परमाणु क्रमांक की कमी हो गई, बीटा कण निकला तो 1 परमाणु क्रमांक बढ़ गया, गामा निकला तो ऊर्जा पर प्रभाव पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं। तो इस बीटा निकला या अल्फ़ा निकला तो जो परमाणु होता है हमारा, वो परमाणु का क्रमांक बदल जाता है। और जो परमाणु का क्रमांक बदल गया तो इसका मतलब है कि पहले वाला जो परमाणु था, जो पहले वाले परमाणु का नाभिक था, उस परमाणु का नाभिक अब नष्ट हो चुका है और उसके स्थान पर एक नए परमाणु के नाभिक का जन्म हुआ है। तो जब नए परमाणु के नाभिक का जन्म हुआ है, तो अब चूंकि ये नष्ट हो रहा है, तो नष्ट होने को ही हम क्या नाम देते हैं? क्षय देते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें, या रेडियो एक्टिवता की वह प्रक्रिया, जब नए परमाणु का नाभिक तैयार होता है, तो हम इस प्रक्रिया या इस घटना को ही रेडियो एक्टिव क्षय या रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखें तो यहाँ पर 92 यूरेनियम 238 है। अब इसमें क्या है? अल्फा पार्टिकल एक निकल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, 2He4 निकल रहा है, प्लस हमारे पास 90 थोरियम 234 हमारे पास बच रहा है। ये क्या है? ये आपका यूरेनियम है। तो यूरेनियम से क्या निकला है? एक हीलियम नाभिक निकला है आपका। जब एक हीलियम नाभिक निकला है तो यहाँ पर बच क्या रहा है? हमारे पास थोरियम बचा। तो अब ये बताइए, क्षय हो गया, इसके पास से 2 परमाणु क्रमांक और 4 परमाणु द्रव्यमान गायब हो गया, इसका नष्ट हो गया। तो मिला क्या? हमें एक नया परमाणु का नाभिक मिल गया। और नया परमाणु का नाभिक मिला तो इसे आप क्या कहेंगे? इस स्थिति को कहेंगे कि ये नया जो परमाणु का नाभिक मिल रहा है और इससे जो है पुराने परमाणु के नाभिक का क्षय हो गया है या नष्ट हो गया है। इसलिए हम इस प्रकार से, चूंकि ये रेडियो एक्टिव तत्वों में गुण होता है, रेडियो एक्टिव तत्वों से ही अल्फ़ा बीटा कण निकलते हैं और जिसके कारण नए परमाणु के नाभिक का निर्माण होता है। और नए परमाणु के नाभिक के निर्माण होने की ही इस घटना को हम रेडियो एक्टिव क्षय या रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं। कब होता है विघटन? जब नए परमाणु के नाभिक तैयार होते हैं तभी विघटन होता है, नहीं तो विघटन आपका नहीं होगा। विघटन होने का मतलब है कि नया परमाणु का नाभिक तैयार। नया परमाणु का नाभिक कब तैयार होगा? जब अल्फा कण या बीटा कण आपके निकलेंगे। और ध्यान रहे आपको भाई हमेशा कि कभी भी एक साथ अल्फा बीटा कण एक साथ नहीं निकल सकते हैं। अब क्यों नहीं निकल सकते? आपको तो पता ही होगा कि अगर अल्फा कण निकला, अल्फा कण निकलने पर परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी आ गई, तब तो आपका ये नया परमाणु का नाभिक बन गया ना। जब नया परमाणु का नाभिक बन गया तो अब इससे अगर आपका बीटा निकलेगा तो बीटा तो नए वाले से निकल रहा है ना कि पुराने वाले से निकल रहा है। जैसे यहाँ पर देखें, अब यहाँ यूरेनियम 92 था, इससे हीलियम निकल गया है। हीलियम निकल गया तो हमको क्या मिला? थोरियम मिल गया ना। अब इससे जो कण निकलेगा, मान लो बीटा निकलता है, बीटा निकलेगा तो किससे निकलेगा? थोरियम से निकलेगा। और फिर से अगर अल्फा कण निकलता है, फिर से अल्फा कण किससे निकलेगा? थोरियम से निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से हीलियम कण निकल गया है यूरेनियम से हीलियम कण निकल गया आपका, तो थोरियम मिला, मतलब नया तत्व मिल जाता है, नए परमाणु का नाभिक मिल जाता है। फिर जो बीटा या अल्फा निकलेगा वो उस नए तत्व या नए परमाणु के नाभिक से ही निकलेगा। इसलिए आपका अल्फा और बीटा कण एक साथ नहीं निकलते हैं,
हैं उसका यही कारण है कि एक अल्फा कण निकला है, बीटा कण निकला, तो आपको नया तत्व का परमाणु नाभिक मिल गया और नया तत्व का परमाणु क्रमांक मिल गया। इसलिए जो अगला कण निकलेगा वो उस नए से निकलेगा, इसलिए ये दोनों एक साथ नहीं निकलते हैं। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिव क्षय में रदरफोर्ड और सोडी के बारे में। रदरफोर्ड और सोडी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो रदरफोर्ड और सोडी के 6 नियम क्या हैं? रदरफोर्ड और सोडी के 6 नियम क्या है? रदरफोर्ड एवं सोडी के 6 संबंधी नियम। 6 संबंधी नियम क्या है इनके, ये भी हम लोग अब यहाँ पर जान लें। 6 संबंधी नियम। अब 6 संबंधी नियम क्या है रदरफोर्ड और सोडी का? रदरफोर्ड और सोडी का 6 संबंधी नियम ये है, इसको स्पष्ट रूप से आप लोग जान लीजिए कि जो आपका क्षय हो रहा है ये क्षय नाभिकीय प्रक्रिया है। पहला नंबर तो आप ये अच्छी तरीके से जान लें कि आपका जो रेडियो एक्टिव क्षय हो रहा है, रेडियो एक्टिव क्षय एक नाभिकीय प्रक्रिया है या नाभिकीय घटना है। अब दूसरी बात यहाँ पर की जाती है कि रदरफोर्ड और सोडी का 6 संबंधी नियम क्या है? तो रदरफोर्ड और सोडी का 6 संबंधी नियम यह है कि किसी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं के विघटन की दर उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या? किसी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं के विघटन की दर या परमाणुओं की संख्या के विघटन की दर उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अब ये इन्होंने क्यों बताया? रदरफोर्ड और सोडी ने इसको बताया। अब रदरफोर्ड सोडी इसको बताए तो चलिए हम लोग इसका पालन करते हैं कि किस प्रकार से है। तो हम क्या करते हैं कि किसी क्षण टी पर परमाणुओं की संख्या आपकी कैपिटल एन है, किसी क्षण स्मॉल टी पर परमाणुओं की संख्या कैपिटल एन है, परंतु जब आपका टी प्लस डेल्टा टी समय में विघटन होता है तो विघटन के समय ये विघटन होता है तो विघटन के कारण घट करके आपका जो परमाणु हो जाता है ये परमाणु आपका n-dn हो जाता है। अतः रदरफोर्ड एवं सोडी के अनुसार विघटन की जो दर होगी आपकी, वो विघटन की दर आपकी क्या हो जाएगी? dn/dt अनुक्रमानुपाती, ये माइनस यहाँ पर लगेगा, आपका क्या आ जाएगा? अनुक्रमानुपाती आपका यहाँ पर टी हो जाएगा। क्यों? विघटन की दर अनुक्रमानुपाती हो रही है, तो विघटन की दर जब अनुक्रमानुपाती आपकी हो रही है, किसके? टी के नहीं हो रही है आपकी, आपको किसके अनुक्रमानुपाती होगी? ये आपके परमाणु किसके अनुक्रमानुपाती होगी? परमाणु संख्या के अनुक्रमानुपाती होगी, क्योंकि आपने dt यहाँ पर नीचे दिया है, इसलिए आपके विघटन की दर किसके अनुक्रमानुपाती होगी? परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होगी। आप क्या करेंगे? हमारे यहाँ एक नियम है, एक रिवाज है, एक रूल है कि अनुक्रमानुपात हटाने के लिए हम अनुक्रमानुपाती नियतांक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती नियतांक का प्रयोग करेंगे तो ये लैम्डा एन, लैम्डा क्या अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे हम क्षय नियतांक या विघटन नियतांक के नाम से जानते हैं। अब दूसरी बात आती है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं dn/dt बराबर माइनस लैम्डा एन, हम इसे लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर देखते क्या है, हम इसका जो है समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे या समाकलन करने से पहले हम देख लें इसमें कुछ कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? तो समाकलन करने से पहले हम देख लें तो n को इसके नीचे ला देते हैं, किसके? इसके नीचे लाते हैं, तो यह क्या जाएगा? dn/n लिख सकते हैं ना, n को इसके नीचे ला दिए और dt को उधर कर दिए, तो ये माइनस लैम्डा dt, हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि n को dn के नीचे ला दिए और dt को तिर्यक गुणा कर दिया, मतलब तिर्यक गुणा ही यहाँ पर हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं dn बराबर माइनस लैम्डा dt। और अब हम इसका क्या करेंगे? समाकलन करेंगे, और जब समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर हमको क्या मिलेगा? ये भी देख लें, तो ये क्या मिलेगा यहाँ पर? इसका जब समाकलन होगा तो ये log e n आपका मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है इसका समाकलन करेंगे तो ये मिलेगा माइनस लैम्डा टी मिल जाएगा, और प्लस क्या होगा यहाँ पर? प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा ए क्या है? ए आपका समाकलन नियतांक है, यहाँ पर ए क्या है? समाकलन नियतांक है। परंतु हम लोग एक चीज़ का और यहाँ पर ध्यान देंगे कि समय टी पर अगर हम
समय t बराबर 0 पर हम परमाणुओं की संख्या n बराबर n0 लें। क्यों ले रहे हैं ऐसा इसलिए ले रहे हैं कि प्रारंभिक समय हमारा t बराबर 0 पर एक प्रारंभिक समय है, और प्रारंभिक समय पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारी परमाणुओं की संख्या तो n बराबर 0 ही प्रारंभ में, तो कुछ नहीं, जहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमको अध्ययन शुरू करते हैं उस समय से हमारे परमाणुओं की संख्या तो यही रहेगी, इसलिए इसका प्रयोग ऐसे है। अब इसको इसमें हम रखते हैं, तो रखेंगे तो क्या मिलेगा, log और आपका n0 बराबर माइनस आपका क्या, यहाँ पर 0 रखेंगे, t बराबर 0, तो ये आपका आ जाएगा 0 और प्लस a, तो क्या आ गया आपका log n0 बराबर आपका a मिल गया। अब इस a का मान, इसको समीकरण नंबर आप क्या बना लें, 1 बना लें। अब इस समीकरण 1 में आप a का मान रखेंगे, जब a का मान समीकरण 1 में आप रखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, मिलेगा log n बराबर माइनस लेमडा t प्लस log n0, ये आपको मिल जाएगा। इसको पक्षांतर आप करेंगे तो आएगा क्या, log en माइनस log n0 बराबर माइनस लेमडा टी। इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं log नियमावली के अनुसार n अपॉन n0 लिख सकते हैं बराबर माइनस ये लेमडा टी लिख सकते हैं। अब लाग हटाएंगे, मतलब एंटी लाग की प्रोसेस में हम जब जाएंगे तो यहाँ जाए क्या जाएगा, n अपॉन n0 बराबर e पावर माइनस लेमडा टी आ जाएगा, जिसे आप लिख सकते हैं n बराबर n0 e पावर माइनस लेमडा टी। यही आपको रदरफोर्ड और सोडी क्षय संबंधी नियम में प्राप्त होता है। अब यहाँ से आपको स्पष्ट है कि जो क्षय विघटन की दर होती है, ये विघटन की दर आपकी क्या होती है, ये चरघातांकी होती है। क्या होती है विघटन की दर, चरघातांकी होती है। इसी प्रकार से यदि हम लोग क्या देखें, सक्रियता देख लें, जब हम सक्रियता देखते हैं तो सक्रियता के लिए भी हमको क्या मिलता है, सक्रियता में आते हैं तो सक्रियता रेडियो एक्टिव तत्वों की सक्रियता की बात करते हैं, तो ये सक्रियता जो आपकी आती है, क्या आती है सक्रियता आपकी, ये सक्रियता के संदर्भ में देखते हैं तो R बराबर R0 e पावर माइनस लेमडा टी। अब यहाँ पर R क्या है आपका, R जो है किसी क्षण क्षण या किसी समय अवशेष परमाणुओं की संख्या, R0 क्या है प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या है, और लेमडा क्या है क्षय नियतांक, टी क्या है किसी क्षण समय। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखें आपका n क्या है किसी क्षण अवशेष परमाणुओं की संख्या क्या है, n0 क्या है प्रारंभिक समय में परमाणुओं की संख्या क्या है, लेमडा क्या है क्षय नियतांक है, और टी क्या है समय है। तो इस प्रकार से हमको एक समीकरण यहाँ पर प्राप्त हुआ, एक ये समीकरण प्राप्त हुआ और एक ये समीकरण प्राप्त हुआ, किसके संदर्भ में, रेडियो एक्टिव क्षय के संदर्भ में, और उसके बाद फिर जो रदरफोर्ड सोडी क्षय संबंधी नियम से हम लोगों को ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अब हम लोग अगली वीडियो में इसके आगे समझेंगे।